बच्चों, मैं जनन चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जनन चैप्टर में जो है इससे पहले मैं आपको एक वीडियो जो है बनाया था, जिसमें विकास की अवस्थाओं के बारे में भी बताया था, वहाँ पर जीवन चक्र के बारे में भी बताया था। तो आज मैं आपको प्योर जो है मतलब केवल जनन के बारे में ही बताऊँगा। तो आपको मैं पिछले जब पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी जनन के बारे में कुछ शुरू में बताया था। तो एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ जनन से ही, क्योंकि चैप्टर भी आपका जो है जनन ही है। तो जनन से जो है मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जनन जो होता है वह प्रत्येक जीव का एक जो है मतलब प्रमुख लक्षण होता है, क्योंकि जनन के द्वारा ही जो जीव होते हैं वो अपने जैसे संतानों को पृथ्वी पर जन्म देकर तब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जो भी संतानें उनकी जन्म लेती हैं वे उनके समान लंबे समय तक पृथ्वी पर रहती हैं और अपने समान बच्चे को जन्म देकर तभी जो है मृत्यु उनकी होती है। तो इस तरह से जो है वो बच्चे को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये लगातार जो है उनकी यह कंडीशन ही क्या होती है कि उनकी जनन कहलाती है, जिससे उनकी जो जातियां होती है वे पृथ्वी पर लंबी समय तक बनी रह जाती हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव मृत्यु से पहले अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है और जन्म देने के बाद जो है वह उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो जीव जो जन्म लेता है वह भी यही प्रक्रिया दर्शाता है, वह भी जो है जनन करता है, अपने समान जीवों को जन्म देता है और मृत्यु उसकी हो जाती है। तो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता जनन द्वारा ही संभव है। यदि पृथ्वी पर एक जाति की निरंतरता लगातार बनी रहती है तो वह जनन के द्वारा ही संभव है। और जनन के द्वारा ही जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका भी स्थानांतरण होता है एक जीवों से दूसरे जीवों में। जैसे हमारे दादाजी, अपने दादाजी को लीजिए, दादाजी के द्वारा जो उनके जो है आनुवांशिक पदार्थ जो उनके लक्षण थे वे आपके पिताजी के अंदर आए, पिताजी से आपके अंदर आए, आपके अंदर से आपके बेटे में जाएगा, उससे उसके बेटे में जाएगा। तो इस तरह से जो प्रत्येक जाति की एक निश्चित एक आनुवांशिक पदार्थ उसकी एक लक्षण होती है, वह जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ही जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार पहुंचता रहता है। अब हम आपको बता देते हैं जनन के प्रकार। तो देखिए, जनन जो होते हैं वे लगभग 3 प्रकार से होते हैं: वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखिए, इसमें क्या होता है कि यदि वनस्पतियों की बात की जाए तो वनस्पतियों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वर्धी जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन। तो यहाँ पर ये तीनों विधियाँ देखी जाती हैं और कभी कभी तो जो है यह भी मान लिया जाता है कि अलैंगिक जनन की ही जो है एक विधि है वर्धी जनन, क्योंकि वर्धी जनन और अलैंगिक जनन ये दोनों जो है सूत्रीय विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं। इनकी प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा समान होती है, इसलिए मान लिया जाता है कि वर्धी जनन भी अलैंगिक जनन का ही भाग है। लेकिन ऐसा मानना गलत है, क्योंकि जनन जो है वह मुख्यतः पौधों में 3 प्रकार से ही होते हैं: वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम आपको जो है बताते हैं कि जो जनन होते हैं, ये तीनों प्रकार के जो जनन होते हैं, इन जनन में समानताएं क्या होती हैं। क्योंकि अक्सर जो है असमानताएं तो लोग जान लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन उसमें समानताएं क्या होती हैं इसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो तीनों जनन, वर्धी जनन हुआ या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन हुआ या लैंगिक जनन हुआ, इन जनन में मूल जो समानताएं हैं ये क्या हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला जो समानता है वह समानता होता है आरएनए, प्रोटीन और जो अन्य जो है बायोलॉजिकल, जो बायोकेमिकल, जो जैव रसायन होते हैं उनका संश्लेषण। क्योंकि सभी प्रकार के जो जनन होते हैं उसमें आरएनए, प्रोटीन और जैव रसायनों का निर्माण होता है, यह उनका जो है एक सामान्य लक्षण है। दूसरा है डीएनए का द्विगुणन, चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो या अलैंगिक हो या लैंगिक जनन हो, चाहे वर्धी जनन हो, चाहे अलैंगिक जनन हो, चाहे लैंगिक जनन हो, तीनों में जो है डीएनए का द्विगुणन तय है कि वो होता ही है। तीसरा है सेल डिवीजन। तो यदि बात किया जाए कोशिका विभाजन की तो तीनों प्रकार के जनन में कोशिका का विभाजन होता रहता है।
कोशिका का विभाजन जो है, जैसे वर्धी जनन हुआ और अलैंगिक जनन हुआ, इनमें जो है कोशिका का विभाजन माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। लेकिन अगर बात की जाए लैंगिक जनन की, तो वहाँ पर जो है समसूत्री मतलब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है वहाँ पे। तो इनमें जो है कोशिका विभाजन की अवस्था को देखा जाए तो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो कोशिका विभाजन की बात है तो कोशिका विभाजन चाहे वो तीनों जनन हो, तीनों जनन में कोशिका का विभाजन होता है। अगला जो है ग्रोथ इन सेल, मतलब जो कोशिकाओं में वृद्धि, चाहे जो जनन हो, जनन के बाद कोशिका विभाजन के बाद जो है कोशिकाओं में वृद्धि वो होती है, यह भी उनकी एक समानता है। अगला समानता इनमें देखा जाता है जनन इकाइयों का निर्माण। देखिए कोई भी जो है जनन हो, इसमें जनन इकाइयों का निर्माण होता है, क्योंकि जनन इकाइयों के द्वारा ही जो है वृद्धि होकर पूरी तरह से जीवों का निर्माण होता है। अगला है जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीवों का निर्माण। तो चाहे जिस प्रकार का जनन हो, उसमें जो जनन इकाइयाँ होती हैं वे पूरी तरह से संयुग्मित होकर ही जीवों का निर्माण करती हैं। तो लगभग 6 लक्षण ऐसे हैं जो सभी तीनों प्रकार के जनन में समानता को दर्शाती हैं। अब हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं, जनन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो हम आपको जनन के उद्देश्य में पहला हम आपको बता देते हैं जात की निरंतरता। यदि पृथ्वी पर लंबे समय तक जातियों का बना रहना संभव है तो वह जनन के द्वारा ही संभव है। आप देखिए किसी भी स्थान पर आप एक कुत्ते को ले जाइए, कुत्ते में जनन अगर न हो और दोनों कुत्ते और कुतिया दोनों जो है मेल फीमेल दोनों अगर मर जाएं, उनकी कोई संतान उत्पन्न न हो, तो उस जात के कुत्ते का उस स्थान पर पूरी तरह से जातियां जो है रुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से आप सभी जीवों को जो है तुलना कर सकते हैं कि जीवों में जो लंबे समय तक उनकी जातियों का एक निश्चित बना रहना है वह जनन के द्वारा ही संभव है। यही होता है जाति का निरंतरता। दूसरा है जाति वृद्धि। अगर उनकी जातियों में लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32 संख्या उनकी लगातार बढ़ रही है, तो वह संख्या किसके द्वारा बढ़ेगी? जनन के द्वारा ही बढ़ेगी। क्योंकि आपके दादाजी जो है वो अकेले थे, दादाजी से 3 या 4 बच्चे पैदा हुए, उसके बाद आप लोग पैदा हुए, तो एक व्यक्ति से आपके दादा और दादी से जो है इतनी बड़ी जो है परिवार का निर्माण हो जाता है। तो यही कहलाता है जाति वृद्धि। तो यह वृद्धि किसके द्वारा हुआ? जनन के द्वारा ही संभव हुआ। अगला है विभिन्नताएं। जनन में देखिए सभी में जो है विभिन्नताएं देखी जाती हैं। विभिन्नता वह है जो जातियों में एक निश्चित जातियों में अचानक जो है कुछ उनकी जातियों में परिवर्तन देखे जाएं, कुछ बाहरी लक्षणों का अन्वेषण किया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उनका वेरिएशंस या विभिन्नता। क्योंकि प्रत्येक जात में विभिन्नताएं देखी जाती हैं। जैसे अचानक किसी के घर जो है ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो भूरी आंखों वाला हो, तो वह क्या हुआ? अपने पूरे परिवार में सभी सामान्य थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा हुआ जो भूरी आंखों वाला था, तो वह क्या हुआ? उसके शरीर में कुछ विभिन्नताएं वेरिएशंस देखे गए, तो जो जनन के द्वारा ही संभव। अब यह वेरिएशंस आया कहाँ से? यह या तो पिता के जीन में था या तो माता के जीन में था। अगर माता के जीन में होगा तो यह लक्षण उसका जो भूरी आंखों वाले जो वेरिएशंस थे ये उसके जो है नाना के, मामा के या और कहीं से उसकी जो है नानी के घर से आया है। और यदि पिता के जीन में होगा तो उसके दादाजी या उसके अंदर उसके पिता के अंदर कहीं न कहीं जो है यह जीन उपस्थित है जो उसके अंदर वेरिएशंस को उत्पन्न किए हैं। अगला जो टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। तो लंबे समय तक अगर एक ही जात का पृथ्वी पर बना रहना संभव है तो वह जनन के द्वारा ही संभव है। तो जनन के ये मुख्यतः 4 उद्देश्य होते हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आपको बताए थे कि जनन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार में पहला जनन जो होता है, जनन का प्रकार है वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी जनन, जिसे हम कायिक जनन के नाम से भी
जानते हैं। यह जनन की प्रथम अवस्था है, क्योंकि पौधों में, मुख्यतः पौधों में ही यह इस प्रकार का जनन देखा जाता है। जंतुओं की अगर बात की जाए तो जंतुओं में केवल अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ही होते हैं, लेकिन पौधों में जो जनन होता है वह वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों विधियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन या वर्धी जनन। इसे जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, कायिक जनन भी कहते हैं और वर्धी जनन भी कहते हैं। तो आइए पहले हम इसके बारे में आपको हम बता दें। देखिए, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो वर्धी जनन, जो कायिक जनन होता है वह पौधों के जो है वर्धी भाग या कायिक भाग या वेजिटेटिव भाग में ही होता है। हम आपको बता दें कि पौधा अगर कोई भी है तो उसे देखने पर उसमें जो है जड़, तना, पत्ती दिखाई देती है। जड़, तना, पत्ती उसकी क्या है, वर्धी भाग होते हैं, जो स्पष्ट पूरी तरह से उनके जो भाग जो आपको ऊपर की तरफ, सामने की तरफ दिखाई देते हैं वे उनके क्या कहलाते हैं, उनके वर्धी भाग, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। और हम आपको इसमें से एक और इंटरेस्टेड जो चीज़ बता दें कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है केवल माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही संभव होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल भाग नहीं लेता, इसलिए ये ऑलरेडी जो है डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं, द्विगुणित अवस्था में रहते हैं। ये जो जनन होता है, यह जनन जो है प्रायः छोटे पौधों से लेकर उच्च पौधों तक होता है, और इनसे के द्वारा जो, इस प्रकार के जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती हैं वे संतान आकार की व आनुवांशिकी में जो है पैतृक पौधों के समान होते हैं। यहाँ पर हम मातृ पौधे या पैतृक पौधों का नाम लिए तो मातृ पौधा या पैतृक पौधा का मतलब होता है कि जिन पौधों से जो है नए पौधे का निर्माण हुआ तो वह पुराना जो पौधा होता है उस पौधों के हम मातृ पौधा या पैतृक पौधा कहते हैं। और जो संतति पौधा होता है, जैसे पुराने पौधे से एक नए पौधे का निर्माण हुआ तो उस पौधे को हम संतति पौधा कहेंगे। तो हम आपको बताएं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होते हैं वे लगभग 3 प्रकार से होते हैं। वेजिटेटिव क्योंकि 3 भागों के द्वारा होता है, जड़, तना, पत्ती तीनों जो है वेजिटेटिव भाग हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है जो जनन होते हैं वे जड़, तना और पत्तियों के द्वारा ही होंगे। तो इसमें जो है जड़ के द्वारा जो जनन होता है वह जैसे शीशम हुआ, अमरूद हुआ, पोपलर हुआ, मुराया हुआ, शकरकंद, डहेलिया, ये सभी पौधों में जो है जो जनन देखे जाते हैं वे जड़ों के द्वारा ही देखे जाते हैं। और जनन के लिए जो जड़ें होती हैं वे भी 2 प्रकार की होती हैं, एक मुसला जड़ें होती हैं, एक मांसल जड़ें होती हैं। तो जो मुसला जड़ें होती हैं, टॉप रूट होते हैं, वे जैसे शीशम हुआ, अमरूद हुआ, पोपलर हुआ, मुराया हुआ, ये सभी इन पौधों में जो है मुसला जड़ों के द्वारा जनन होता है। वहीं यदि हम बात करें शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस की, तो इन पौधों में जो है मांसल जड़ों के द्वारा जो है जनन होता है। अब हम बात कर लेते हैं तनों की। तो तनों के द्वारा भी जो है वर्धी जनन संभव है। और इनमें क्या होता है कि जैसे जड़ों के द्वारा जो जनन हुआ, जड़ क्या हुआ, जैसे शीशम हुआ, अमरूद हुआ, पोपलर, मुराया, शकरकंद, इनमें जड़ों में जो है जो जड़ें होती हैं वे कटती हैं, कटने के बाद जो है एक नए पौधे का निर्माण कर जाती है। तो इसी तरह से तने भी होते हैं। ये तने जो जनन करते हैं इनमें क्या होता है कि तने जो है रूपांतरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। उनके तने में थोड़ा सा उभार आता है और जब भी अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी वह उभार जो है एक नए पौधे का निर्माण करेगा। और एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो भी नया पौधा बनता है उसका पूरा का पूरा जो कैरेक्टर होता है, पूरा का पूरा जो लक्षण होता है वह मातृ पौधे के समान ही होता है। तो हम आपको बता देते हैं तनों में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तनों के द्वारा होते हैं। तो तने अनेक प्रकार से जो है रूपांतरित होकर कायिक जनन करके नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम हुआ ना, एरियल स्टेम हुआ, ये सभी जो है मतलब तने के प्रकार हैं जिनके द्वारा जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो हम आपको पहले बता देते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए यह बहुत अधिक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है
ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और एग्जामिनर के द्वारा भी, या आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है कि कुछ पौधों को दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि यह पौधा जो है तना है या जड़ है। जैसे आलू के लिए ही सस्पेंस लोगों में बना रहता है कि आलू वास्तव में है क्या चीज़, वह एक तना है या जड़ है। तो हम आपको बता दें कि आलू जो होता है वह अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मतलब भूमि के अंदर उपस्थित तना होता है, तो उसे ही हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब वह तना जो भूमि के अंदर उपस्थित होता है उसी को हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्यूबर्स हुआ जिसे हम कंद कहते हैं, राइजोम हुआ जिसे हम प्रकंद कहते हैं, कॉर्म हुआ जिसे घनकंद कहते हैं, और बल्ब हुआ जिसे हम सकलकंद कहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो है कंद की। तो देखिए कंद जो होता है ट्यूबर्स, यह जो है एक ऐसा तना है जिसमें अनुकूल परिस्थितियों में आँखों की कलिकाएँ निकलती हैं। जो आँखा जो गांव में कहते हैं वही आँख होता है, उसका शुद्ध नाम आँख है। तो इनमें जो है आँख निकल जाते हैं और आँख जो है वो वृद्धि करके वो नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे आप आलू को कई भागों में काट दीजिए, काटने के बाद आप मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए, तो प्रत्येक टुकड़ा वह पहले आँख का निर्माण करेगा, उसके बाद आँख जर्मिनेट होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगी। अब वही जो है प्रोसेस होता है दूसरा प्रकंद राइजोम की। जैसे केला हुआ, अदरक हुआ और एडियंटम हुआ, ये एक ऐसे पौधे हैं जो पूरी तरह से राइजोम की श्रेणी में आते हैं और ये भी जो है अंडरग्राउंड स्टेम ही है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अदरक क्या है, तो अदरक जो है एक अंडरग्राउंड स्टेम है, एक तना है, न कि जड़ है। अगला है शकरकंद, घनकंद कॉर्न। जैसे क्रोकस हुआ, फ्रेसिया हुआ, ये पौधे क्या हैं, घनकंद के एग्जाम्पल हैं, कॉर्म के एग्जाम्पल हैं। और हम बात कर लें लास्ट वाला बल्ब, जैसे लहसुन हुआ, प्याज हुआ, वह अंडरग्राउंड स्टेम जो बल्ब की तरह जो है मिट्टी के अंदर जो है धंसे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बल्ब या सल्क कंद कहते हैं। तो ये सभी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। इनके कोई भी भाग यदि कट जाते हैं, कटकर अलग हो जाते हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगला जो है टॉपिक, सब एरियल स्टेम, जो वायु में भी रहते हैं और मिट्टी के अंदर भी उपस्थित रहते हैं, भूमिगत भी होते हैं। ये तने भूमि के समानांतर क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं, भूमि के अंदर से क्षैतिज दिशा में ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं। और प्रत्येक जो इनकी परसंधियाँ होती हैं उनमें से अनेक जो है जड़ें व शाखाएँ निकली होती हैं, जो मिट्टी में धंस धंस कर जो है वो अपनी जो है अग्रसिरे को ग्रोथ के लिए प्रेरित करती हैं, वृद्धि के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे इसमें जो है शकर हुआ, शकर का मतलब जैसे पुदीना हुआ, क्राइजेंथेमम हुआ, तो पुदीना का जो पौधा होता है वह जो है शकर अंतःभूस्थारी जो है तने का एग्जाम्पल है। अगला जो है दूब घास हुआ, खट्टी बूटी हुई, ये रनर्स होते हैं जो धीरे धीरे जो है इसमें भी संधियाँ व पर्व संधियाँ निकली होती हैं, जड़ें निकलती हैं, जो क्या करती हैं कि अपनी मिट्टी में अपनी जड़ों को धंसाकर आगे की तरफ वृद्धि करती हैं। ऐसे ही जो है स्टोलन, जैसे स्ट्रॉबेरी का पौधा हुआ, यह भी भूस्थारी होती हैं। और जलोद्भिद जो पौधे होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑफसेट। ये जैसे जलकंभी हुआ, पिस्टिया हुआ, ये भी पौधे जो है वे सब एरियल ही होते हैं, क्योंकि इनके कुछ भाग मिट्टी में धंसे होते हैं तो और कुछ भाग वायु में उपस्थित होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक जो है लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पर जलकुंभी के बारे में जो है तो यहाँ पर देखिए जलकुंभी को हम बंगाल का आतंक कहते हैं। बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिसमें पूछ लिया जाता है बंगाल के आतंक किस पौधों को कहा जाता है, किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो जलकुंभी वह पौधा है जिसे हम बंगाल का आतंक कहते हैं। अब इसे बंगाल का आतंक कहते क्यों हैं यह भी आप जान लीजिए। देखिए बंगाल में जो है जो तालाब थे, तालाबों में इतना ज़्यादा जलकुंभी के पौधे आ जाते थे कि वहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके फैल जाते थे कि जल में ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता था और ऑक्सीजन जो बिना जो पानी वहाँ पर तालाब में रहता था वो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो जाता था, और बदबूदार हो जाने पर उसके अंदर के जीव वो मर जाते थे, इसलिए जो है उसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब हम आपको तीसरा टॉपिक यहाँ पर बताते हैं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का मतलब होता है जैसे बहुत से
जो पौधे होते हैं, एरियल का मतलब एकदम पूरी वायु में, जैसे हम आपको बता देते हैं कि मरुद्भिद जो पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधों में जैसे नागफनी हुआ, गन्ना, या तमाम जो है जो सही जो स्थल पर पौधे पूरी तरह से ग्रोथ करते हैं ऊपर की तरफ, ये सभी जो है एरियल स्टेम में आ जाते हैं। जैसे नीम हुआ, आम हुआ, जितने भी ये पौधे हैं एरियल स्टेम में आते हैं। तो वे पौधे जिनका तना पूरी तरह से जो है वायु में पाया जाता है, पूरी तरह मिट्टी के ऊपर जो है वृद्धि करता है, उसे हम एरियल स्टेम कहते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, जैसे नागफनी हुआ, गन्ना हुआ, ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ये पौधे यदि कट जाएं तो कटने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में मिट्टी में यदि पड़े रहते हैं तो ये एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब हम अगला जो है, यहाँ पर जड़ भी हो गया, तना भी हो गया, अब हम बात कर लेते हैं पत्ती की। तो देखिए यहाँ पर पत्तियों के द्वारा भी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अनेक पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो कलिकाएँ अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे बिगोनिया हुआ, ब्रायोफिल्लम हुआ। बिगोनिया और ब्रायोफिल्लम ये पौधे आप रट लीजिए। बिगोनिया और ब्रायोफिल्लम जो पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां अनुकूल परिस्थितियों में भूमि पर गिर जाती हैं और गिरने के बाद जो है इनमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ये देखिए, ये पत्तियां हैं जिसमें अपस्थानिक कलिकाएं निकली हुई हैं, और धीरे धीरे इन अपस्थानिक कलिकाओं में पूरी तरह से रेशे की तरह जड़ निकलता है, जो मिट्टी में फैल जाता है और वहाँ से जल को, खनिज पदार्थों को लेकर वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण करता है। अब हम आपको जो है बता देते हैं, दूसरा है टूरियांस। यह एक मांसल कलिका होती है जिसमें भोज्य पदार्थ पूरी तरह से संचित होता है। ये पौधे अलग होकर बसंत ऋतु आने पर एक नए पौधे का निर्माण कर जाते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं टूरियांस। अब देखिए, यह तो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी जो है कृत्रिम, ये तो आप नेचुरल तरीके से जनन को पढ़े। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कृत्रिम विधियों के द्वारा भी संपन्न होता है। जैसे हम अपने घर पर जो है कृत्रिम विधियों के द्वारा भी कुछ पौधों को लगाते हैं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही भाग कहे जाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में आ जाता है कलम का लगाना, दाब करके लगाना, जो हम लगभग गुलाब के पौधों को, गुड़हल के पौधों को या सिट्रस स्पीशीज के पौधों को हम जो है काट कर उनके तने को कलम करके मिट्टी में लगाते हैं। तो ये के किस श्रेणी में आते हैं? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की श्रेणी में ही आते हैं। और इनमें क्या होता है कि इन्हें जो है हम अपने हाथ से जो है नेचुरल तरीके से नहीं, इन्हें अपने हाथ से जो है काट कर कलम करके लगाते हैं। जहाँ पर हमारी इच्छा होती है वहाँ पर इन पौधों को उगाते हैं, इसलिए इसे हम कृत्रिम कायिक जनन के रूप में जानते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। तो हम आइए पहले हम आपको बता देते हैं कि आर्टिफिशियल जो रिप्रोडक्शन होता है यह कितने तरीके से होता है। तो पहले जो है कटिंग के द्वारा, दूसरा लेयरिंग दाब लगाने से, तीसरा जो है वायुदाब या गूटी बांधना, चौथा है शाखा बंधन, और पांचवा है पय बंधन, छठवां है कलिका रोपण। तो इनके बारे में हम आपको जो है एक एक करके बता देते हैं। देखिए, पहले हम अब बात करते हैं कटिंग की, कलम लगाना। तो देखिए इसमें क्या होता है, कलम लगाने का मतलब होता है जैसे हम गुड़हल का पौधा हुआ, गुलाब का पौधा हुआ, इन पौधों को हम पैतृक पौधों से जो है एक तने को काट लेते हैं। तने को काटने के बाद जैसे पेन होता है, कलम होता है, उसकी जो नीचे की जिससे हम लिखते हैं पिन होती है, वो बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो इन पौधों को, गुलाब या गुड़हल के पौधों को हम पूरी तरह से निचले हिस्से को हम काट कर कलम के आकार का कर देते हैं। उसके बाद हम नम वाले स्थान पर उसे गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद उसमें जो है हम ये ध्यान देते हैं कि लगातार इसमें नमी बनी रहे। तो यह पौधा एक निश्चित समय के बाद नए पौधे में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस प्रकार के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, कृत्रिम जनन को हम क्या कहते हैं, कटिंग या कलम लगाना। दूसरा होता है लेयरिंग, लेयरिंग या दाब लगाना। देखिए बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है कि वे तने उनके बहुत बड़े हो जाते हैं और मिट्टी की सतह पर जो है वो गिरने लगते हैं, मिट्टी की सतह से टच करने लगते हैं। तो ऐसे पौधों में हम क्या करते हैं कि इन पौधों को मिट्टी थोड़ा सा जो है हटाकर उसके अंदर जो है दाब लगाकर मिट्टी के अंदर
धंसा देते हैं, गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद जो है और ऊपर की तरफ मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने पर उसमें नमी पाकर इन तनों में जो है जड़ निकल जाती हैं, और जड़ निकलने के बाद हम इन्हें पैतृक पौधे से काट कर अलग कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं दाब लगाना। अब हम आपको अगली अवस्था बताते हैं, वायुदाब या गूंटी बांधना। देखिए यह एक बहुत ही विचित्र जो है प्रक्रिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, एक कृत्रिम वर्धी जनन की। इसमें क्या होता है कि हम गूंटी बांधते हैं। क्या होता है कि तने पर जो है एक तरफ से एक तरफ तक हम कोई भी जो है रुई या नम जो है सूती काटन के जो है कपड़े को लेकर बांध देते हैं। मोटे तने में इनमें जो है काफ़ी समय तक बांध देते हैं, जिससे इनमें जड़ निकल जाती हैं। अब जब इनमें जड़ निकल जाता है तो जड़ निकलने के बाद इन्हें जो है काट कर एक निश्चित स्थान पर, कहीं नम स्थान पर लगाकर हूबहू जो है पैतृक पौधों की तरह हम पौधों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं गूंटी बांधना। अगला टॉपिक है आपका शाखा बंधन। जैसे देखिए शाखा बंधन, जैसे आम में आप देखे होंगे जिसे हम कहते हैं वह आप कलमी आम, तो वह वास्तव में कलमी आम नहीं रहता, वह शाखा बंधन है। इनेचिंग जो है स्टेप है। तो इसमें जैसे आम हुआ, लीची हुआ, अमरूद हुआ, तो इस प्रोसेस में हम करते क्या है शाखा बंधन में, जैसे दो प्रजातियों के आम को ले लिए। एक आम का जो पौधा होता है वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा और अच्छी प्रजाति के, अच्छी क्वालिटी का होता है, और वह जो है अपने फल को भी देता रहता है। और उसी पौधे के नीचे हम जो है ऐसे पौधों को लगाते हैं जो उस मिट्टी में आसानी से उग सकें, यानी देसी प्रजाति को। उगने के बाद जो है जब वो थोड़ा सा वृद्धि करता है, तो वृद्धि करने के बाद जो लोकल जो जाति का आम है और जो पहले से जो फल को उत्पन्न करने वाला जो अच्छी प्रजाति का आम है, दोनों आम के तने को पूरी तरह से हम बांध देते हैं। बांधने के बाद एक समय बाद आप देखेंगे तो उनमें जो है दोनों के तने आपस में जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के बाद जो अच्छी प्रजाति वाला आम रहता है उसके तने को हम काट देते हैं, उसके तने को जो है हम काट कर अलग कर देंगे, और जो खराब प्रजाति का जो एक नीचे जो आम रहता है उसमें जो है हम ऊपर के भागों को काट देंगे। काटने के बाद यह अवस्था बन जाती है कि जो लोकल जो प्रजाति का आम है उसकी जड़ें वहाँ पर उपस्थित रहती हैं, और ऊपर वाला भाग जो होता है वह अच्छी प्रजाति का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वह एक अच्छे फल को उत्पन्न करता है और कम समय में ही वह फल को उत्पन्न करने लगता है। तो इसे हम कहते हैं शाखा बंधन। अब अगला है पैबंद लगाना या रोपण। इसमें क्या होता है कि जो अशुद्ध जात के पौधे होते हैं उनमें शुद्ध जात के पौधों को रोपित कर दिया जाता है, ग्रेफ्टिंग कर दिया जाता है। इनमें क्या होता है कि जो अशुद्ध जात के पौधे और शुद्ध जात के पौधे, दो पौधों को लिया जाता है और दोनों पौधों को आपस में जो ज्वाइंट कर दिया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जो अशुद्ध पौधे होते हैं उनके ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है, और शुद्ध पौधे वाले ऊपर भाग जो है वो एडजस्ट होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं पैबंद लगाना। अगला है कलिका रोपण। इसमें क्या होता है कि ये बड ग्रेफ्टिंग होते हैं। इनमें जो है पौधों में बड निकलता है, उन बडों को, कलिकाओं को अलग करके मिट्टी में जो है जर्मिनेट कराकर एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये जितने भी पौधे हैं, इन पौधों में जो लक्षण होते हैं वह पैतृक लक्षण जो है दिखाई देते हैं, और इन पौधों में पूरी तरह से माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन ही देखा जाता है। अब हम लास्ट टॉपिक इस टॉपिक्स का हम बताते हैं आपको, कायिक जनन से होने वाली लाभ, मतलब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उनके द्वारा कौन कौन से लाभ उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो पौधे में होता है यह बीज रहित, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वे पूरी तरह से बीज रहित होते हैं। जैसे गन्ना हुआ, केला हुआ, संतरा हुआ, अंगूर हुआ, ये सभी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है उत्पन्न किए गए पौधे होते हैं। तो इनके लाभ ये होते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो पौधे उत्पन्न होते हैं, जो फल बनते हैं, उनमें जो है बीज नहीं पाया जाता। दूसरा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही लक्षण का बना रहना। देखिए, हम आपको बताएं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन होता है, और ये जो पौधे होते हैं ये अपने पैतृक पीढ़ी के लक्षणों को जो है पूरी तरह से
स्पष्ट करते हैं। यदि किसी पौधे को आप काट कर कहीं पर लगा देते हैं तो जिस पौधे से उसे आप काट कर अलग किए हो, जब वह नया पौधा ग्रोथ करेगा तो उसके पूरे लक्षण अपने पुराने पौधे के समान होंगे। तो यह वेजिटेटिव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा जो प्रोसेस है वह है कम समय में अधिक पौधे की वृद्धि। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा जो है जनन है जिसमें कम समय में हम पौधों के तनों को कई संख्या में काट कर नम जमीन पर लगाकर एक साथ हजारों की संख्या में पौधों का निर्माण कर सकते हैं। तो कम समय में हम अधिक पौधों का निर्माण वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो है वो कम समय में ही फल की प्राप्ति। देखिए, हम आपको अभी आम के लिए बताए थे, जो कलमी आम के लिए हम पैबंद तरीके से जो हम आपको बताए कि इनमें क्या होता है कि कम समय में ही जो भारी फल का निर्माण किया जाता है, ऐसे वृक्ष का निर्माण किया जाता है जो कम समय में ही फल को देने लगते हैं। तो इसमें एक प्रजाति ऐसी ले लेते हैं जो पूरी तरह से परिपक्व प्रजाति होती है, विकसित प्रजाति होती है। उनके तने के अग्रभाग को उसमें ज्वाइंट करके उसे कई दिनों तक जो है बांधे रखते हैं, और जब वह पूरी तरह से उसमें ज्वाइंट हो जाता है तो जो नए पौधे के अग्रभाग को काट कर पुराने पौधे के अग्रभाग को उसमें ज्वाइंट किए रहते हैं, जिससे वह तेज़ी से फल को उत्पन्न करने लगता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो है कम समय में हम ऐसे पौधों का निर्माण कर सकते हैं जो शीघ्र ही फल देने लगें। अब हम अगला आपको बताते हैं, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। जैसे पैतृक पौधा है, पैतृक पौधे से आप नए पौधे जब भी लगाएंगे तो इनमें जो है जो नए पौधे का लक्षण होता है वह पैतृक पौधों के समान ही होता है, इसलिए इनमें विभिन्नताएं देखी ही नहीं जाती। विभिन्नताओं का मतलब होता है कि इन पौधों में ऐसे लक्षण का उत्पन्न हो जाना जो पैतृक पौधों से अलग हों, तो यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में इनमें विभिन्नताओं का होना असंभव है। अगला है, इनमें एक ही पौधे पर अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं। तो एक ही जो पौधा इनमें रहता है, उन्हीं पौधों में जो है आप बायोटेक्नोलॉजी के मदद से या इनके जो है एंडोसियम और गाइनोसियम को अदला बदली करके एक ही पौधे से अनेक जातियों का विकास कर सकते हैं। अब हम आपको जो है इनसे होने वाली हानियों को भी बता दें। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है इनसे अनेक हानियां भी होती हैं। पहली हानियां तो ये हैं, जैसे रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे इन पौधों में रोग बहुत तेज़ी से लग जाते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हम पौधों को उगाते हैं उनमें रोग लगने की जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर नहीं होती। दूसरा, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न न होने के कारण ये वातावरणीय दशाओं के प्रति कम अनुकूल होते हैं। जैसे जिन पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो वातावरणीय दशाओं के अनुकूल वे ढल जाते हैं उन विभिन्नताओं में, लेकिन जिनमें कोई विभिन्नताएं ही उत्पन्न नहीं होती तो जब भी वातावरणीय दशाएं परिवर्तित होंगी, ये पौधे जो है अगर उनके लिए फिटेस्ट वातावरण नहीं रहेगा तो वे पूरी तरह से मृत हो जाती हैं। अगला है, इनमें नई जातियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो पौधे होते हैं ये अपने पैतृक पौधों के समान ही होते हैं। लगातार जितनी बार इन्हें आप कल्टीवेट करेंगे ये अपने पैतृक पुराने पौधों के समान लक्षण को ही उत्पन्न करेंगे, इसलिए इनसे किसी अन्य जाति, किसी नई जाति के पौधे का निर्माण होना असंभव है। अगला आपका है, इनमें कुछ समय पश्चात पौधों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और संतान दुर्बल उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे एक ही आप गन्ने को ले लीजिए, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो गन्ने में जो है आप बहुत लगाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद यदि आप उन्हीं के पौधों का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो है आकार की भी कम हो जाती है, उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है और उनके द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वे पूरी तरह से दुर्बल प्राप्त होते हैं, जो सही नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है जनन के बारे में और जनन की समानताएं, जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। अब इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है आपको अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा।